चलिए आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। 10th के जो छात्र और छात्राएं हैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा मतलब कि स्पेशल क्वेश्चन लेके आए हैं। जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत सब घर भराते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्टिव पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, तो उन सब के लिए मैं ऑब्जेक्टिव का सार बहुत सारी किताबों से पढ़ करके जो एक्सपेक्टेड किया गया है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकता है, जो बीबीआई है उसको मैं सेलेक्ट किया हूँ उस पर, और उसको पूरा फुल डिटेल्स के साथ मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। इसका 3, 4, 5 सीरीज आएगा। पहला सीरीज आज है 25 क्वेश्चन का 4-5 सीरीज आएगा, जिससे बायोलॉजी पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू इससे ज़्यादा एमसीक्यू शायद ना आए, कोशिश करूँगा कि सारा कुछ इसमें कवर कर लूँ। और एपिसोड 1 में 25 क्वेश्चन रहेगा, एपिसोड 2 में 25 क्वेश्चन रहेगा, मतलब हर एपिसोड में 25-25 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन इस 25 क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन बहुत सारा रहेगा, जिसमें आपको बहुत सारा चीज़ क्लियर होगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे हम। स्टार्ट किया जाए। चलिए, ऑब्जेक्टिव का सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए कहता है, ध्यान से देखिएगा। कहता है वह जैव प्रक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है कहलाता है। सुनिए पहले, वह जैव प्रक्रम जिनके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में उत्पादन होता है ऊर्जा का। जब हम भोजन करते हैं तो ये भोजन पच करके पोषक तत्व निकलता है, और इस पोषक तत्व को ब्लड प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है, और प्रत्येक कोशिका हमारे द्वारा लिए गए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ऊर्जा प्रदान करती है। पता है आप लोग को? तो देखिए, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा होता है? तो सांस लेते हैं शरीर में, और उसके बाद वह ऑक्सीजन अंदर जा करके हर कोशिका तक पहुंच करके अभिक्रिया करता है, और अभिक्रिया करके उससे ऊर्जा का निर्माण करता है। तो देखिए, तो श्वसन हो सकता है कि नहीं हो सकता है? पक्का श्वसन हो सकता है। उसके बाद बोल रहा है पोषण, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन प्रक्रम द्वारा, तो श्वसन द्वारा होता है। श्वसन द्वारा, उत्तेजनशीलता के द्वारा तो होगा नहीं, उत्सर्जन के द्वारा तो होगा नहीं। इन दोनों में बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है श्वसन। क्योंकि देखिए, पोषण का मतलब तो आपके शरीर में ऊर्जा अति चला गया, पोषक तत्व चला गया, सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंच गया? पोषक तत्व पहुंच गया। लेकिन ऊर्जा अंततः प्रदान कौन करता है? ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए, ध्यान समझिएगा, जब आपको ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ता है तो देखते होंगे कि खाना जल्दी जल्दी नहीं खाते हैं, लेकिन श्वसन जल्दी जल्दी करने लगते हैं। जैसे देखिए, जब आप दौड़ते हैं, बहुत ज्यादा दौड़ने लगते हैं, या फिर काम भी करने लगते हैं, तो आप हांफने लगते हैं। क्यों हांफ रहे हैं? इसलिए आप हांफ रहे हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाना चाहिए। तो आपको ऊर्जा का जो उत्पादन कर रहा है वो ऑक्सीजन कर रहा है। भोजन से तो मिल गया, कोशिका तक भोजन के माध्यम से पहुंच गया ग्लूकोज, लेकिन अब उससे जो ऊर्जा बनाएगा वो श्वसन बनाएगा, ऑक्सीजन बनाएगा। तो आप देखते हैं कि जब काम करते हैं ज्यादा तेज से, तो आप श्वसन दर भी बढ़ जाता है आपका। समझ गए? तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? श्वसन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ट्रिप्सिन, इसको देखिए क्या कहता है। कहता है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। हाँ, चलिए देखिए, पित्ताशय में, पित्ताशय किसको कहते हैं पहले? तो देखिए पित्ताशय, यहाँ पे देखिए ध्यान से देखिए, पित्ताशय, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ देखिए, पित्ताशय कह रहा है ना, इसको बड़ा कर लेते हैं पहले। देखिए कहाँ पे क्या है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए,
इस पार्ट को बड़ा कर दिया गया है, इस पार्ट को आपको बड़ा करके दिखाया गया है यहाँ पे। तो देखिएगा, समझिएगा, ये है पित्ताशय, देख रहे हैं पित्ताशय लिखा हुआ है, ये जो दिख रहा है आपको, ये पित्ताशय है, ये पित्ताशय है। और देखिएगा ध्यान से, पित्ताशय में यहाँ से इसमें से ये लीवर है, ये क्या है, ये लीवर है, यकृत जिसको बोलते हैं, यकृत। इस यकृत से बनने वाला पीतरस, इस यकृत से बनने वाला पीतरस पित्ताशय में आकर जमा हो जाता है। यकृत बहुत सारा काम करता है, तो बोलता है कि मैं पीतरस बना देता हूं, तुम इस ब्लैडर में जमा कर लो, पित्ताशय में जमा कर लो, ठीक है। और ये जमा करके पित्ताशय रखा रहता है, ठीक है। अब जब इसको जमा करके रखे रहता है, तो जब हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद क्या होता है कि ये पीतरस ये नीचे जा करके छोटी आंत के पहले वाले भाग से, छोटी आंत जहां से स्टार्ट होता है, वहां से ये पीतरस इसमें मिलाता है और इसको क्षारीय कर देता है भोजन को। किसको? भोजन को। यहां से मिलाएगा पीतरस और भोजन को क्षारीय कर देगा। और अगर किसी को पथरी हो जाता है, इसमें पथरी हो गया किसी को, तो आप देखे होंगे कि पथरी हो जाता है तो पथरी का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे लोग को लगता है कि पथरी का ऑपरेशन हुआ है, पित्ताशय में पथरी हुआ है, तो पथरी का ऑपरेशन का मतलब क्या होगा, इसको चीरेगा और इसमें से पथरी को निकाल के फेंक देगा, फिर इसको ऑपरेशन करके सील देगा। ऐसा नहीं होता है। पथरी का ऑपरेशन होगा तो इसको काट के निकाल दिया जाता है, इसको यहाँ से काट के निकाल दिया जाएगा, यहाँ से काट दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा, खरोद करके इसको निकाल दिया जाएगा। ये लीवर में सटा हुआ रहता है, इसको निकाल दिया जाएगा। समझे? आपके पास ये ब्लैडर नहीं बचा जिसमें पीत रस जमा होता था, अब नहीं बचा आपके पास। जब ये नहीं बचा तो अब क्या होगा, जब आप खाना खाएंगे तब ये यहाँ से निकलेगा पीत रस और निकाल करके भोजन में मिलाएगा। तो अब क्या होगा कि आपको टाइमली खाना होगा। नहीं टाइमली खाइएगा तो क्या करेगा, दिक्कत करेगा। जब आप खाना खाएंगे तो लीवर बिजी अगर रहा तो बोलेगा कि अरे मैं तो तुमको अभी खाने के लिए नहीं बोला था, अभी काहे खा रहा है, मैं अभी बिजी हूँ, मैं पीतरस नहीं छोड़ूंगा। तो आपका भोजन नहीं पचेगा, और नहीं पचेगा तो आपको गैस बनाने लगेगा। समझे? तो टाइमली थोड़ा खाना होता है ताकि लीवर को पता चल पाए, यकृत को पता चल पाए कि कब हमको ये पीतरस बनाना है, उसके अकॉर्डिंग बनाते रहता है समय समय से। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब उसके बाद बोलता है, कहाँ गया, ये पित्ताशय हो गया, लीवर हो गया। अभी देखिए पैंक्रियाज है, क्या है ये, देखिए ये है अग्न्याशय। इसी में से, इसी के अंदर से निकलता है, आपका जो बता रहा था वो इसी के अंदर से निकलता है। देखिए दिखा रहे हैं, कहाँ गया, छोटा करने दीजिए इसको। ये था ना ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है, ये अग्न्याशयी रस में निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्न्याशयी रस से निकलता है, इससे निकलता है अग्न्याशयी रस से, अग्न्याशयी रस से। आंत रस से नहीं निकलेगा, कि आंत रस का मतलब होता है ये छोटी छोटी आंत जो दिख रहा है ना, आंत रस, इसमें नहीं निकलता है। ये देखिए समझिएगा थोड़ा सा, ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होता है ये अग्न्याशय से निकलता है, अग्न्याशय यहाँ इससे निकलता है। और इसमें बेसिकली ये छोटी आंत के थोड़ा सा पहले मिलता है, उसमें एक और एंजाइम मिलकर के तब जाकर के पूरी तरह से ट्रिप्सिन बनता है। समझे? तब जाकर के पूरी तरह से ट्रिप्सिन बनता है। ठीक है, जठरस में तो होगा नहीं, जठरस क्योंकि इसमें निकलता है, क्या बोलते हैं, अमाशय में जठरस निकलता है। इसमें दिख रहा है ये, इसमें अमाशय में जठरस निकलता है। तो ये नहीं होगा। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है किसमें होगा? अग्न्याशय में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम कहाँ पाया जाता है? अग्न्याशय में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है दांत द्वारा। नहीं, दांत नहीं होता है बेचारा का, बहुत छोटा प्राणी है ना, एक कोशीय जीव है। इसका शरीर बहुत विकसित नहीं होता है, हमारी तरह नाक सांस लेने के लिए नहीं होगा, हमारी तरह मुंह नहीं होगा खाना खाने के लिए, हमारी तरह सारे व्यवस्था नहीं होते हैं, क्योंकि सिंगल कोशिका है, एक ही वो कोशिका ही है। तो एक वो कोशिका में क्या क्या चीज इसके अंदर रहेगा, है ना, इसलिए डेवलप नहीं होता है उतना अच्छा से। तो दांत तो होगा ही नहीं। उसके बाद बोल रहा है भोजन रसधानी,
चर्चा कर देखते हैं। उसके बाद बोल रहा है केंद्रक, नहीं केंद्रक भी नहीं होगा। कुटपाद, हाँ कुटपाद के द्वारा, देखिए ये जो दिख रहा है ना ये क्या है, अमीबा ही है। तो ये जो बाहर का जो ये संरचना दिख रहा है इसी को बोलते हैं कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। अब इसको जो, इसी की वजह से ये गति भी करता है, अपनी गति जब करना रहता है तो अपनी आकार को, जैसे ऐसे है तो अपनी आकार को ऐसे ऐसे बढ़ाते रहता है, इधर से बढ़ाया फिर ऐसे किया, बढ़ाते बढ़ाते ये अपनी स्थिति को बढ़ा बढ़ा के आगे बढ़ता है, पूरा स्थिति को। चेहरा देखे ना, चेहरा ऐसे, चेहरा नहीं देखे हैं आप लोग, जिसको जोंक या केचुआ कहते हैं। देखो कि आगे वाला शरीर ऐसे कर लिया और उसके बाद क्या करता है कि पीछे वाला शरीर को सिकुड़ाएगा, माने खींच करके यहाँ तक कर लेगा, यहाँ तक ऐसे खींच के इसको आगे बढ़ा लेगा, और फिर आगे वाला पोर्शन को क्या करेगा, आगे टेलेगा, फिर पीछे वाला पोर्शन को खींच लेता है, वो आगे टेलता है। उसी प्रकार से ये भी करता है, अपने शरीर को एक और बढ़ाएगा और फिर पीछे वाला पार्ट को खींच लेता है और फिर आगे बढ़ता है। इस तरह से ये अमीबा भी गति भी करता है और भोजन को भी इसी सहायता से पकड़ता है। क्या करेगा कि मान लेते हैं कि हाँ भोजन है, तो धीरे धीरे आगे इधर से बढ़ाएगा और इधर से बढ़ाएगा, और ऐसे करते करते फिर धीरे धीरे एक बार इसको बंद कर लेगा, अपने अंदर इसको बंद कर लेगा। समझे, इस तरह से ये भोजन करता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कुटपाद। क्या बोलते हैं, कुटपाद। रसधानी किसको कहते हैं, रसधानी लिख रहा था ना, भोजन रसधानी। भोजन रसधानी का मतलब हुआ कि देखिए, जैसे इसको जब अंदर कर लेता है, इसको जकड़ के अंदर कर लेता है, तो इस एरिया को, इसको रसधानी बोलते हैं। भोजन रसधानी इसी को बोलते हैं, ठीक ना, भोजन रसधानी इसको बोलते हैं जब उसके शरीर के अंदर चलाता है। समझ गया, चलिए ठीक है, कुटपाद के द्वारा। चलिए आगे चलते हैं, तीसरा हो गया। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है मनुष्य में सांस लेने, मनुष्य में कहता है मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। हाँ श्वासोच्छ्वास, जैसे सांस लिया और छोड़ा, दोनों प्रक्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, एक साथ। समझे, जब एक साथ सांस लिया और छोड़ा तो ये दोनों प्रक्रिया को एक साथ मिला के हम लोग क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास। क्या बोलते हैं, श्वासोच्छ्वास। अब सुनिए, कहता है ऑक्सीजन 21% क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है, मतलब ग्रहण कर रहा है। नाइट्रोजन 78%। अरे भाई साहब, इतना ले रहा है। देखिए को बात बताना चाहते हैं आप लोग को, गला थोड़ा खराब है, कोई बात नहीं, सॉरी। देखिए क्या कहता है कि ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% लेता है। हम लोग को लगता है, जैसे हम लोग को क्या लगता है कि हम लोग जो सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन सिर्फ जाता है। जैसे मुझे भी ऐसा लगता था, जब तक अच्छे तरीके से हम लोग पढ़े नहीं थे तब तक हम लोग भी यही सोचते थे कि सांस लेते हैं ना तो ऑक्सीजन ही हमारे शरीर में जाता है। ऐसा नहीं होता है, ऑक्सीजन सिर्फ आपके शरीर में नहीं जाता है, आपके शरीर में पूरा हवाओं का मिश्रण जाता है। फेफड़ा तक कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ है कि जो फिल्टर करके सिर्फ ऑक्सीजन को अंदर घुसाए, अंदर ऑक्सीजन को जाने दे। आपके नाक में कहीं पे ऐसा फिल्टर नहीं लगा हुआ है जो आपके शरीर तक, फेफड़ा तक सिर्फ ऑक्सीजन को जाने दे। हाँ, सिर्फ रोकता है तो धूल कण को। कहाँ के धूल कण, तो हवाओं में फैले हुए धूल कण, गंदगी, इस सब को रोकने का है यंत्र। लेकिन ऑक्सीजन सिर्फ अंदर नहीं जाएगा, हवाओं का सारा मिश्रण जाएगा। अब उस मिश्रण में आप हवा में जो भर दीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, नाइट्रोजन का मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा कर दीजिए, अब जो करना कीजिए, लेकिन जाएगा हवाओं का मिश्रण शरीर के अंदर। लेकिन जो गंदगी रहता है तो बाल के द्वारा छन जाता है। जैसे देखिए नाक में बाल होता है तो बाल के द्वारा छन गया, उसके बाद अंदर गया और कुछ अगर रहा वैसा तो हमारे नाक में चिपचिपा पदार्थ सटे हुए रहते हैं, उसमें सट जाता है जाकर के। क्या सट जाता है, उसमें जाकर के सट जाता है धूल कण, कीटाणु उटाणु सब उसमें फंस जाता है जाकर के। तो अंदर तक, फेफड़ा तक
तो कुछ साफ होकर के ही जाता है, लेकिन उसमें ये साफ नहीं होता है कि नहीं, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड आपके बॉडी पार्ट में नहीं जाएगा, जाएगा, कोई रोकने वाला उसको नहीं है। तो यहाँ लिख रहा है कि ऑक्सीजन 21% जाता है, नाइट्रोजन 78% जाता है। आपको भले ही लगता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% है, आपको लगता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये 100% सही नहीं है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, ये बात सत्य है, लेकिन आपके शरीर में 21% ऑक्सीजन जा रहा है, ये सत्य कोई जरूरी नहीं है। आप कहाँ पे रह रहे हैं, किस एरिया में रह रहे हैं, कौन से रूम में रह रहे हैं, वहां का हवा का प्रतिशत, कौन से हवा कितना प्रतिशत उसमें है, इस बात पे डिपेंड करेगा। जैसे आप अगर किसी बंद रूम में रह रहे हैं, एक बंद रूम है, ठीक है, और इसमें बहुत सारे आदमी भर गए, तो सारे लोग सांस ले रहे हैं, सारे लोग ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें छोड़ रहे हैं। तो जब एक बंद रूम में हम रह रहे हैं तो ऑक्सीजन लेने वाले बहुत ज्यादा हो गए, तो ऑक्सीजन वहां से इनहेल होगा और कार्बन डाइऑक्साइड छूटेगा, तो धीरे धीरे उसकी परसेंटेज क्या होते जाएगी, कमते जाएगी, किसकी, ऑक्सीजन की, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ते जाएगी। समझे? तो एरिया पे डिपेंड करता है कि किस जगह, किस क्षेत्र में हम हैं। जहां पे पेड़ पौधा बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा पेड़ पौधा होगा, और पेड़ पौधा बहुत ज्यादा है, वहां पे आदमी कम है, तो वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगी, वहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होगा कि नहीं होगा? समझ रहे बात को? तो मैं वही बोल रहा हूं कि शहर के लोग ऑक्सीजन की मात्रा कम कंज्यूम करते हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के लोग जहां पे पेड़ पौधा बहुत ज्यादा होते हैं, वहां के लोग ऑक्सीजन की मात्रा बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं, मतलब ज्यादा उनके शरीर में ऑक्सीजन जाता है। और उनके शरीर में, शहरों में बहुत ज्यादा आदमी होते हैं, पेड़ पौधा बहुत कम होता है, घर बिल्डिंग बहुत ज्यादा होता है, तो उसमें ऑक्सीजन बहुत कम शरीर में जा पाता है। समझ रहे हैं? इसीलिए कहा जाता है कि शहर के दावा और गांव के हवा दोनों काम करता है। समझ रहे हैं ना? शहर में दावा खाइए और गांव में हवा खाइए, ठीक रहेगा, है कि नहीं? तो क्यों हवा काम कर रहा है? क्योंकि वहां शुद्ध ऑक्सीजन मिल रहा है, और शहर में शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, ऑक्सीजन 21% भी नहीं मिल पाता है। ये वेरी करता है कि आप किस एरिया में रह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं हम लोग श्वसन उत्सर्जन। चलिए ठीक है। कहाँ मच्छर बैठा हुआ है जी? देखिए इसको, यहाँ बैठा हुआ है ना, यही नहीं हिलने दे रहा है, बहुत दिक्कत करता है सब। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, चौथा नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। बोलता है दांत की सबसे ऊपरी परत, दांत की सबसे ऊपरी परत को इनामेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनामेल। डेंटाइन तो होगा नहीं, डेंटाइन नहीं होगा, इनामेल होगा। अस्थि होगा नहीं, क्राउन होगा नहीं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है जी। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देख रहे हैं आप लोग? चलिए देखिए, तो थोड़ा सा ये चीज दिखा दे रहे हैं आपको, कुछ कुछ इसमें दिख रहा होगा। जैसे देखिए, इनामेल मतलब दांत का जो ऊपरी परत जो उजला उजला दिखता है आपको, जो दिखाई पड़ रहा है उजला उजला, ये एनामेल का परत है, ऊपर वाला। ठीक है, ये एनामेल का परत है, ये सब एनामेल का परत है। अब होता क्या है इसमें कि ब्रश करने से या फिर खाना खा करके दांत को साफ नहीं किए, इसके वजह से कीड़ा उड़ा लग जाता है। देखिएगा कीड़ा कैसे लगता है, समझिएगा ध्यान से। देखिए यहाँ समझिए ध्यान से। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि खाना खाते हैं, तो खाना हमेशा हम लोग कहते हैं कि गरम गरम स्वादिष्ट लगता है, और खूब बढ़िया से एकदम गरम गरम चीज खाना खाते हैं। और जब गरम खाना खा रहे हैं तो आपका दांत गरम होगा, हीट होगा, गरम होगा। और गरम खाना खाने के बाद, जब गरम खाना खाते हैं और गरम खाना खाते खाते बड़ा प्यास लगता है, और प्यास लगता है तो एकदम चिल्ड पानी पीते हैं, एकदम ठंडा पानी पीते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है। शरीर को अच्छा लगा कि गरम गरम खा रहे थे, एकदम ठंडा पानी पिए, वाह बहुत अच्छा लगता है। शरीर को तो अच्छा लगा, लेकिन दांत के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। देखिए यहाँ से गरम गरम खा रहा है, धुआं निकल रहा है, और ऊपर से पानी डाल दिया, क्या हो गया? जब शीशा गर्म हो और उस पर पानी डालते हैं तो शीशा तुरंत फूट जाता है।
इसके साथ भी वही होता है। गरम गरम खाना खा रहे थे, ऊपर से ठंडा पानी डाल दिए, देखिए दांत क्या हो गया, चनक गया। दांत क्या हो गया, चनक गया, दरार पड़ गया। देखिए है ना, दरार पड़ गया, ही दिख रहा है, दरार पड़ गया दांत में। क्या हो गया, दरार पड़ गया। दरार का मतलब क्या होता है, गैपिंग। अब इस गैपिंग में जो आप खाना खा रहे हैं, चॉकलेट खाना, ये सब जाके गैपिंग में क्या होगा, फंस जाएगा। और आप जीभ से करके क्या करिएगा, साफ कीजिएगा, तो ऊपर ही ना साफ होगा, कि अंदर से साफ हो जाएगा, नहीं साफ होगा अंदर से। जब अंदर से साफ होगा नहीं, और आप क्या करते हैं, रात में ब्रश थोड़ी करते हैं, खाना खाएं आराम से सो गए। अब बच्चा तो आओ चॉकलेट उकलेट खा के सो जाता है, इसी ब्रश नहीं करेगा। अब ब्रश नहीं कीजिएगा तो इसमें तो फंसा हुआ है, क्या फंसा हुआ है, चॉकलेट वाला जो भी है, ये क्या करेगा, मीठा चीज है ना, इसमें कीड़ा लग जाएगा। मीठा चीज है, कीड़ा लग जाएगा तुरंत। और कीड़ा लगेगा तो क्या होगा, कीड़ा लगेगा तो इसमें क्या होगा, धीरे धीरे इसको नुकसान पहुंच जाएगा। और नुकसान पहुंचाते पहुंचाते इसको क्या करेगा, अंदर तक पूरा डैमेज कर देगा। और हो गया खोड़रा, चिल्लाते रहिए, आह मैया आह बप्पा दर्द कर रहा है, यही होता है कंडीशन। समझ गए। तो ध्यान देना है, जब भी हम लोग खाना खाएं तो गरम गरम खाना खाने के बाद तुरंत ठंडा पानी नहीं पिए, नहीं तो इसी की वजह से क्या होता है, खोड़रा होता है। जो बच्चों में आजकल प्रॉब्लम हो रहा है, खोड़रा, ये सब चॉकलेट ये सब खाने की वजह से, और गरम गरम खा करके पानी ना पिए। चलिए ठीक है, क्या हुआ, अच्छा कोई बात नहीं, चला जाए आगे, चला जाए। क्या होता है इसका परत, इनामेल होता है, ठीक है। छठा क्वेश्चन, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधे किस दिशा में होता है। अच्छा फ्लोएम की बात कर रहा है ना, तो हम बोलते हैं कि देखिए जैसे पेड़ पौधों में क्या होता है, पेड़ पौधों में जाइलम ऊतक होता है और फ्लोएम ऊतक होता है, यही दो होता है ना। तो जाइलम ऊतक क्या करता है, जाइलम ऊतक जड़ से, किससे, जड़ से, जड़ से जड़ से जड़ से जल को पत्तियों तक पहुंचाता है, नीचे से ऊपर की ओर गति करता है। और बोल रहा है फ्लोएम, क्या बोल रहा है, फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या करता है, फ्लोएम पौधों के पत्तियों से, पौधों के पत्तियों से, पत्ती मान लेते हैं वो यहाँ है, एगो यहाँ है, तो पौधों के पत्तियों से सभी जगह भोजन को पहुंचाता है। यहाँ से भोजन यहाँ भी पहुंचाएगा, यहाँ से भोजन ऊपर भी पहुंचाएगा, समझ रहे हैं। अरे यहाँ पत्ती है मान लेते हैं, तो पत्ती से भोजन नीचे भी पहुंचाएगा, ऊपर भी पहुंचाएगा। तो क्या कहता है, फ्लोएम से खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों की किस दिशा में होता है, ऊपर भी हो रहा है, नीचे भी हो रहा है, केवल नीचे की ओर। सही बात है, केवल नीचे की ओर, सिर्फ जड़ी तक पहुंचाता है। पत्ता से लिया फ्लोएम तक भोजन और कहा कि चलो जड़ी तक खाली पहुंचा देते हैं, ऐसा करता है क्या, नहीं। तो केवल नीचे की ओर तो होगा नहीं, केवल ऊपर की ओर तो होगा नहीं, क्योंकि पत्ती मान लेते हैं कि यहाँ है तो ऊपर पहुंचाया, बस छोड़ ऊपर खाली पहुंचा देना है, नीचे नहीं लेके जाना है, गड़बड़ हो जाएगा। तो ऊपर नीचे भी नहीं हो, केवल ऊपर भी नहीं होगा, बोल रहा है ऊपर और नीचे दोनों, तो हाँ ऊपर और नीचे दोनों ओर होगा, क्योंकि जड़ी के पास भी भोजन की जरूरत है और पत्ती के पास भी, टहनी के पास भी जरूरत है। तो ऊपर भी छोड़ना पड़ेगा भोजन को, और ऊपर भी भोजन को छोड़ना पड़ेगा, और नीचे भी जड़ी के पास भी भोजन को छोड़ना पड़ेगा। अर्थात ऊपर भी चाहिए और नीचे भी भोजन की जरूरत है। इसलिए फ्लोएम ऊतक खाद्य पदार्थों का परिवहन दोनों ओर करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है निश्वास द्वारा निकली वायु में रहती है। निश्वास द्वारा मतलब कि जब शरीर से ऑक्सीजन हम लोग छोड़ते हैं, सांस हम लोग छोड़ते हैं, तो उस श्वसन में, उस हवा में, वायु में, निकली हुई वायु में रहती है, क्या रहती है, CO2, बिल्कुल CO2 रहती है। तो क्या लेते हैं तो CO2 नहीं रहता है क्या, उसमें भी रहता है, लेकिन मात्रा ज्यादा किसमें, किसका मात्रा ज्यादा हो जाता है, CO2 का मात्रा ज्यादा हो जाता है। O2 भी रहता है, पायरुवेट नहीं तो नहीं, नाइट्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन भी रहता है, O2 भी रहता है, CO2 भी रहता है, लेकिन कह रहा है कि निश्वास द्वारा निकली गई वायु में रहता है। तो भैया जिस मात्रा में हम ले रहे थे सब चीज, वो उतना ही मात्रा में बाहर आता है, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में जो बाहर आ रहा है वो कौन आ रहा है, CO2। समझ रहे हैं, CO2 जितना लिए थे उससे ज्यादा मात्रा में बाहर छोड़ रहे हैं। ऑक्सीजन जितना मात्रा में लिए थे उससे और कम मात्रा में हम बाहर छोड़े हैं, क्योंकि बाकी ऑक्सीजन क्या हो गया, यूज हो गया। थोड़ा बहुत ऑक्सीजन जो बचा है से बाहर छोड़े हैं,
समझ रहे हैं? समझिएगा, CO2 की मात्रा ज्यादा हम छोड़े हैं, ऑक्सीजन की मात्रा भी छोड़े लेकिन कम छोड़े हैं। जितना ले गए थे ऑक्सीजन, सारा का सारा ऑक्सीजन नहीं यूज हुआ है, वापस भेजा है, वापस आया है, लेकिन सबसे ज्यादा CO2 आया है, क्योंकि एक्स्ट्रा नीचे से अंदर से मिला है CO2 हमको। तो क्या होगा इसका आंसर? वायु में रहती है, क्या रहती है? CO2। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। आठवां क्वेश्चन कहता है युगलिना में पादपों के परिवहन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया उत्तरदायी होती है? परासरण, विसरण, अवशोषण, विसरण। इसमें तो विसरण होगा, युगलिना में विसरण ही होगा। चलिए देखिए, ध्यान सुनिए। जब परासरण और विसरण समझते हैं, परासरण का मतलब होता है द्रव पदार्थ में, सिर्फ द्रव पदार्थ में। परासरण का मतलब होता है सिर्फ द्रव पदार्थ में उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होने वाले बहाव। जैसे उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता, क्या कह रहे हैं सर? नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, उच्च सांद्रता, निम्न सांद्रता क्या कह रहे हैं, आपको एगो पढ़ाया गया होगा। तो देखिए मैं बता रहा हूं, देखिएगा, ये दो बर्तन है, ठीक है, इस दोनों में पानी रख दिए, दोनों में क्या रख दिए हैं? पानी रख दिए हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दोनों में पानी रख दिए हैं। पानी रखने के बाद इसमें चीनी ढेर सारा डाल दिए। इसमें क्या डाल दिए? चीनी डाल दिए, ठीक ना? क्या डाल दिए? इसमें चीनी डाल दिए, पानी के साथ साथ चीनी डाल दिए, इसमें कुछ नहीं डाले, और इसको चम्मच से चला दिए। एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ये बर्तन और ये बर्तन दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, दोनों में उतना ही पानी भरा हुआ है। तो चीनी तो आप इसमें डाले थे, किसमें डाले थे? चीनी तो आप इसमें डाले थे, ये बर्तन नीचे से कनेक्ट है और इसको मिला दिए, चला दिए आप। तो जो चीनी इसमें मिला है, तो चीनी तो सिर्फ इसमें रहना चाहिए था, पानी भी इसमें है, पानी इसमें भी है, लेकिन चीनी इसमें डाले हैं ना। तो जो चीनी आप डाले हैं ना, तो कुछ देर के बाद जब आप इसका पानी को टेस्ट कीजिएगा, इसके पानी को जब टेस्ट कीजिएगा, तो दोनों पानी आपको मीठा लगेगा, ये भी मीठा लगेगा और ये भी मीठा लगेगा। भाई चीनी तो आप इसमें डाले थे, और ये दोनों से एक दूसरे से कनेक्ट है, एक दूसरे से क्या है? कनेक्ट है। तो सारा चीनी इधर आ गया, ये बहाव हुआ, चीनी उठ करके नहीं आया, इसके अणु आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। अणु एक्सचेंज कैसे हुआ? क्यों हुआ भाई? नहीं होना चाहिए था, क्या हो गया? ये अणु जो इधर वाला अणु इधर जो आया, देखिए इधर वाला अणु जो इधर आया, तो वही हम बोल रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं? उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता। सांद्रता का मतलब मिलावट, तो ज्यादा मिलावट कहाँ था? यहाँ मिलावट था। तो इसमें ज्यादा मिलावट था और इसमें कम मिलावट था। कम का मतलब चीनी था ही नहीं। तो उच्च सांद्रता से ज्यादा मिलावट वाला से निम्न मिलावट माने निम्न सांद्रता की ओर बहाव होता है, किसमें? द्रव पदार्थ में। तो उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। इसको क्या कहेंगे? परासरण कहेंगे। आप देखोगे यही परासरण की वजह से पता है किशमिश फूलता है। देख रहे हैं, किशमिश को पानी में डाल देते हैं, फूल के ऐसा हो जाएगा। परासरण विधि द्वारा ही होता है, क्योंकि किशमिश के अंदर का जो है सांद्रता बहुत ज्यादा होता है और बाहर पानी होता है, उसका सांद्रता नहीं होता है। तो अंदर से क्या करता है कि कुछ मटेरियल खींचता है और उसके अंदर पानी घुसता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप देखे होंगे कि ज्यादा देर तक हम लोग नहाते हैं तो अंगुली भी सिकुड़ जाता है, ये वाला सिकुड़ जाएगा, ऐसे देख रहे हैं ना, सिकुड़ जाता है। ये भी परासरण के द्वारा ही होता है, परासरण की वजह से ही होता है। ठीक है, अब विसरण क्या होता है कि यही प्रोसेस यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन ये गैस, द्रव, ठोस कहीं भी हो सकता है। जैसे अगरबत्ती है, अगरबत्ती जला दी, वहां से गंध यहाँ पहुंच गया, क्या है ये? विसरण के द्वारा हुआ है, समझ गए? तो युगलिना में पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? विसरण के द्वारा। एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के पास आपस में बह करके चला जाता है, विसरण के द्वारा बहाव होता है, तो विसरण के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। परेशान काहे करते हो जी? करने बैठल है भाई। चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में जल समूह ऊतक है?
पौधों में जल संवाहक ऊतक मतलब जल को ढोने वाला, तो वही बताएं। जड़ों के द्वारा पानी को कौन लेके जाता है? जाइलम। और पत्तियों से भोजन पूरे ऊपर नीचे दोनों तरफ फ्लोएम ऊतक लेके आता है, तो इसमें क्या हो जाएगा? जाइलम। निम्नलिखित से कौन सा जल संवाहक ऊतक जल का संवाहक जाइलम ऊतक, जल से जाइलम। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। 9वां हो गया। 10वां, शरीर में रक्त पट्टिकाणु का मुख्य कार्य है। चलिए इसको बढ़िया से समझिए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए। क्या कर रहा है? शरीर में रक्त पट्टिकाणुओं का मुख्य कार्य है। मुख्य कार्य रक्त पट्टिकाणु। चलिए देखिए रक्त पट्टिकाणु क्या है बाबू। ये दिख रहा है, ये सब, ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल है, ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला। ये ऑक्सीजन को क्या करता है? परिवहन करता है। ब्लड में जो लाल लाल दिखता है, इसी की वजह से दिखता है। ब्लड बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, सबसे ज्यादा मात्रा में यही होता है। और ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? O2 का, ऑक्सीजन का। ठीक है, ये होता है प्लेटलेट्स। इसी को क्या बोलते हैं? पट्टिकाणु। हाँ, पट्टिकाणु प्लेटलेट्स को ही बोलते हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स को ही पट्टिकाणु बोलते हैं। और ये व्हाइट ब्लड सेल है। ये क्या करता है कि आपके इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखता है, मजबूत रखता है। बाहर से कोई कीटाणु आपके शरीर में अटैक करता है तो उससे सुरक्षा कौन करता है? WBC। इसी को बोलते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और ये प्लेटलेट्स जो है, प्लेटलेट्स ये क्या करता है कि आपके रक्त को थक्का जमाता है। क्या करता है? रक्त को थक्का जमाता है। देखिए क्या है? ऑप्शन नंबर सी, रक्त के थक्का जमाने में सहायता करता है। कौन? प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स की संख्या अगर कमेगा तो आपका ब्लड पतला हो जाएगा। प्लेटलेट्स की संख्या अगर कमेगा तो आपका ब्लड पतला हो जाएगा। प्लेटलेट्स की संख्या अगर कमती है तो आपको पपीता का पत्ता कुछ दवाई खाना पड़ेगा। ठीक है, और प्लेटलेट्स की संख्या किस में कमती है? डेंगू में। डेंगू एक बुखार होता है जिसमें डोलो 650 आप खाते हैं, पता है ना? डोलो 650 खाते हैं ना, वो डेंगू है। ठीक है, और डेंगू में प्लेटलेट्स कमता है। क्या कमता है? प्लेटलेट्स। और इसको बढ़ाने के लिए पपीता का जो पत्ता होता है वो खाना पड़ता है। प्लेटलेट्स किस में सहायक है? रक्त को जमाने में। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला कहता है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है भाई? अगला क्वेश्चन बोलता है दंत अस्थि क्षय का कारण है। अच्छा, दंत मतलब दांत में जो ये जो परत होता है उसके क्षय का कारण है। अस्थि क्षय का कारण है मीठी चीज का खाना। मैं तो बताया ही, मीठी चीज का खाना। दांतों की सफाई ना करना। हाँ भाई, दांत नहीं साफ करोगे तो यही तो होगा। देखो ये क्या है? ये राम राम राम। बताइए, पता नहीं कैसे सड़ा लिया है एकदम। कितना बढ़िया दांत था, देखिए तो चमक रहा था दांत। भगवान वैसा दांत दिए हैं, अब बना कैसा लिए? ऐसा खैनी खाता होगा कि खाती होगी? लग रही है खाती होगी। ये लग रही है खाती होगी, आई लग रहा है खाता होगा। देख रहे हो दांत कैसा है? पुरुष लोग का दांत अजीबे गजीब होता है और लड़की लोग का दांत बड़ा स्मार्ट होता है। देख रहे हैं जी, कितना सुंदर लग रहा है। वाह, क्या कीजिएगा। चलिए ठीक है, ब्रश करना बहुत जरूरी है। मीठी चीज को खाने से होता है, बिल्कुल होता है। दांतों की सफाई ना करने से मत साफ कीजिए, ऐसा हो जाएगा। बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण होता है। इनमें से सभी जब तक मुंह का पीएच मान, सुनिएगा ध्यान से, जब तक मुंह का पीएच मान 5.5 से कम नहीं होगा तब तक दांत में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मतलब दांत का क्षरण नहीं होगा, दांत आपका सुरक्षित रहेगा। लेकिन समस्या क्या होता है कि खाना खाने के बाद हम लोग ब्रश नहीं करते हैं तो
मुंह के अंदर जो भी अनाज फंसे हुए हैं ये सब धीरे धीरे एसिड बनाने लगते हैं, अम्ल निकलने लगता है। और ये अम्ल क्या करता है कि आपके मुंह के पीएच मान को घटाने लगेगा, और घटाएगा तो अम्लीय बन जाएगा मुंह आपका। तो अम्लीय माध्यम में क्या होता है कि ये कीड़ा लगना स्टार्ट कर देता है। ये सब जो इन्फेक्शन फैल रहा है ये अम्लीय माध्यम में होने के बाद होता है, समझे। इसीलिए आप जब सुबह सुबह ब्रश जो करते हैं तो कोलगेट क्षारीय होता है, क्योंकि आपका मुंह में भोजन फंसा हुआ था तो ये मुंह अम्लीय प्रकृति का हो रहा है, और इसको थोड़ा क्षारीय प्रकृति का बनाना है तो ज्यादा बेस्ट रहेगा आपका मुंह। इसीलिए क्या करते हैं लोग कि पेस्ट में क्षार मिला करके दे देते हैं कि लीजिए ब्रश कीजिए। और उससे भी ज्यादा अच्छा क्या करते हैं हम लोग कि नीम का दतवन यूज करते हैं। नीम का दतवन, बबूल का दतवन, ये सब क्या है, क्षारीय प्रकृति का होता है, समझे। तो एक बात और बता दें आप लोगों को कि जैसे देखिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग दांत साफ करते हैं। बड़ा कभी कभी देखे होंगे कि खूब स्टैंडर्ड लोग होते हैं तो एकदम बढ़िया से ब्रश लेंगे और पूरा एकदम दांत साफ करेंगे। मैं सच्चाई बात बता रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड आदमी को देखे हैं कि क्या करते हैं वो लोग कि ब्रश लेंगे और ब्रश एकदम वीआईपी ब्रश, एक से एक ब्रश से दांत को साफ करते हैं। बहुत अच्छी बात है, ब्रश से दांत बहुत अच्छा साफ होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ब्रश से आपका दांत साफ नहीं होता, बहुत अच्छा साफ होता है। लेकिन उसके साथ एक समस्या है। आपका दांत साफ हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी जो दांत का जो स्ट्रेंथ है, स्टेमिना है, उसके अंदर जो ताकत है, ये धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। ये बात भी सच्चाई है, क्योंकि ब्रश जो आप कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ब्रश उसको अच्छा माना जाता है जो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट होता है। सॉफ्ट का मतलब कि आपके मसूड़े को नुकसान ना पहुंचाए और दांत को भी नुकसान ना पहुंचाए, आराम से घिसे और साफ कर दे। तो भाई ब्रश मुलायम है तो सच बात है कि आपके इस मसूड़े को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और खूब बढ़िया से इसको साफ भी कर देगा, अच्छी बात है। लेकिन जब तक इस दांत को मतलब एक्सरसाइज टाइप का नहीं होगा, जैसे देखिए आप क्या करते हैं, दतवन लेते हैं तो देखिए दतवन से क्या फायदा होता है। दतवन लिए तो दतवन तो सबसे पहले तो रहता है लकड़ी जैसा, तो उसको चाहते पूरा दांत से, पूरा ऐसे ऐसे करके दांत से दोनों दोनों से चाहते, उसको चाट के उसको कूची बनाते हैं। दांत से चाट के कूची बना दिए, तो दांत से जब चाट रहे थे हम तो दांत को प्रेशर पड़ रहा था, दांत पे क्या पड़ रहा था, प्रेशर पड़ रहा था। तो दांत पे जब प्रेशर पड़ रहा था तो दांत क्या हो रहा था, मजबूत हो रहा है। जब किसी चीज पे दबाव पड़ता है तो वो अपने आप को और अच्छा से पकड़ता है, जकड़ता है। मसूड़ा में ये बहुत अच्छा से पकड़ बना रहा है अपना, समझ रहे हैं। जिस प्रकार से देखे होंगे आप लोग कि जब हम लोग खेती करते हैं तो जो बीज डालते हैं तो क्या करते हैं, खेत को जोत करके उसके बाद बीज डालते हैं, और उसमें बीज में से जड़ निकलता है, और जड़ क्या करता है, मिट्टी को पकड़ता है, मिट्टी के अंदर घुसेगा और मिट्टी को पकड़ेगा। जो पेड़ के जड़ मिट्टी को अच्छे तरीके से नहीं पकड़ता है वो अंधड़ में गिर जाता है, समझे। और जो पेड़ मिट्टी को पूरी तरह से जकड़ के रखता है, जड़ी देखें उसके अंदर जड़ी रहता है, एकदम अंगुली की तरह पकड़ने के लिए मट्टी को पकड़ के रखता है। इसीलिए पकड़ के रखा है ना कि हमको आंधी तूफान में गिरना नहीं है। तो आपका दांत भी क्या कर रहा है, आपका दांत भी मसूड़े के अंदर है, तो मसूड़ों के अंदर एकदम अपना मजबूती बनाता है। कैसे, जब उस पर प्रेशर पड़ता है। तो बूढ़े लोग को देखेंगे कभी कभी कि चना फाँकते हैं। चना क्यों फाँक रहे हैं, क्योंकि एक्सरसाइज हो रहा है दांत का, दांत पे दबाव पड़ना चाहिए, भार पड़ना चाहिए। हम लोग ब्रश लेते हैं, पटपट ऐसे ऐसे वैसे ऐसे कर लिए, इससे दांत करने से, ब्रश करने से क्या हो गया, आपका सिर्फ दांत सही साफ हुआ, क्लीन हुआ, एकदम चिकना देखने में लग रहा है, लेकिन आपका दांत स्ट्रांग नहीं है, मजबूत नहीं है। आपको चना दे दिया जाएगा फाँकने के लिए, आपसे चना नहीं टूटेगा, आपसे सिर्फ मुलायम मुलायम चीज टूटेगा, दर्द होगा दांत में, कहेगा बहुत दर्द कर रहा है। दांत आपका क्लीन रहेगा। अगर दांत को क्लीन और मजबूत भी रखना है तो दोनों का इस्तेमाल कीजिए, ब्रश का इस्तेमाल कीजिए और दतवन का भी इस्तेमाल कीजिए। ब्रश का इस्तेमाल कीजिएगा तो दांत एकदम क्लीन साफ होगा इसके तरह, समझे। और अगर दतवन का इस्तेमाल करते हैं तो दतवन से रगड़ा जाता है, ताकत लगाया जाता है, दांत पूरा एकदम कहता है बाप रे बाप इतना रगड़ रहा है, हमरा मजबूती से पकड़ लेने दो मसूड़ा को,
और मसूड़ा को पकड़ करके उसमें पूरा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा से होता है मसूड़ा में, और बहुत बढ़िया दांत मजबूत हो जाएगा। समझे? चलिए, समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया जी? क्या क्वेश्चन पे हम लोग थे? पता नहीं, पीछे हो गया, कहाँ चला गया। 5वां क्वेश्चन पे थे, 6ठा क्वेश्चन पे थे, कहाँ थे? अरे भाई इधर आ जाओ। हाँ, इसको तो बता दिए थे। कहाँ थे? ये भी बता दिए थे, ये भी बता दिए हैं, ये भी बता दिए हैं, ये बता रहे थे दांत। चलिए समझ गए ना, इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से सभी। चलिए आगे देखते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से आरंभ होती है? जब मनुष्य खाना खाता है ना, तो खाना जहाँ खाया यहीं से पाचन होना स्टार्ट हो गया। भैया आप क्रशिंग किए, तोड़े, इसको भोजन को क्या करिए? तोड़े, तो यहीं से पाचन आपका स्टार्ट हो गया है। पाचन आपका यहीं से, माल्टोज, फ्रक्टोज, कोची कोची सब टूटने लगता है यहीं से। आंत में जाने का इंतजार नहीं करता है। जब जागो तभी सवेरा, यहाँ पर मुंह में आ गया, बस यहीं से हम स्टार्ट कर दिए, यहीं से भोजन पचने लगता है। तो कहाँ से हो जाएगा? मुख गुहा से। कहाँ से हो जाएगा? मुख गुहा से। मुख गुहा, मुख गुहा मतलब समझते हैं ना? मुख गुहा, मुख गुहा खाली स्थान, मुंह के अंदर खाली स्थान, मुख गुहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िएगा। मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? फेफड़ा। फेफड़ा तो उत्सर्जी अंग है। कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के बाहर निकाल देता है, बाहर निकालता है, फेफड़ा तो है। यकृत, हाँ यकृत भी है। यकृत भी है भाई। अग्न्याशय तो नहीं है, अग्न्याशय नहीं है, वृक्क भी है। अच्छा, ये पूछ रहा है मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? नहीं है, हाँ, तब ये अग्न्याशय हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा? अग्न्याशय। अग्न्याशय नहीं है, अग्न्याशय दिखाए थे ना, अग्न्याशय नहीं है, वो कुछ नहीं निकालता है, वो निकाल के मिला देता है खाली। फेफड़ा निकालता है, यकृत भी निकालता है। यकृत पता है क्या निकालता है? आप जितना भी प्रोटीन खाते हैं ना, प्रोटीन आप जितना भी लेते हैं प्रोटीन, तो प्रोटीन एमिनो एसिड बनता है, उससे क्या बनता है? एमिनो एसिड बनता है। और एमिनो एसिड क्या जरूरी है? किसके लिए जरूरी है? एमिनो एसिड सारे आपके बॉडी में जितना भी हार्मोन तार्मोन कुछ कुछ बनता है, वो सब एमिनो एसिड की वजह से ही बन पाता है। तो मसल्स बनाने के लिए भी एमिनो एसिड की जरूरत है, तभी ना आपका मसल्स बनेगा। बॉडी बिल्डर देखते हैं प्रोटीन वोटीन खाता है बॉडी बिल्डर वाला आदमी, तो वो सब जरूरी है एमिनो एसिड बनना। तो एमिनो एसिड क्या करता है कि यकृत क्या करता है कि एमिनो एसिड को, यकृत क्या करता है? एमिनो एसिड को यूरिन में बदल देता है, यूरिया में बदल देता है। किस में बदल देता है? यूरिया में। समझे? यूरिया में बदल देता है। एमिनो एसिड डायरेक्ट एमिनो एसिड यूरिया में नहीं बदलता है। एमिनो एसिड क्या करता है कि वो अभिक्रिया जब करता है, तो अभिक्रिया मतलब कुछ कुछ पदार्थ बनाने के समय बनाने लगता है कुछ कुछ, जैसे हार्मोन बनाया है। जैसे आप पढ़े होंगे, क्या बोलते हैं उसको, इंसुलिन। इंसुलिन भी बनता है तो उसमें एमिनो एसिड का जरूरत पड़ता है। अब एमिनो एसिड से इंसुलिन बना, और इंसुलिन जब बन रहा था उस टाइम पे अमोनिया गैस बनता है, अमोनिया का निर्माण होता है। तो एमिनो एसिड से कुछ प्रोडक्ट बनते समय अमोनिया का निर्माण हो जाता है, और अमोनिया हमारे शरीर के लिए बहुत नुकसानदायक है। तो अमोनिया को तुरंत यकृत क्या करता है कि उसको यूरिया में बदल देता है फास्ट, क्योंकि भाई अमोनिया शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा देगा। तो इसको कम नुकसान पहुंचाए इसके लिए क्या करता है यकृत? उसको क्या चीज में बदल देता है? उसको बदल देता है यूरिया में, और वही हम लोग यूरिन के रास्ते बाहर निकाल देते हैं। किडनी उसको छान लेता है और बाहर निकाल देते हैं। चलिए, मनुष्य में कौन सा उत्सर्जी अंग नहीं है? तो फेफड़ा है। फेफड़ा देख रहे हैं ना, ये तो फेफड़ा है, फेफड़ा देख रहे हैं। लगता है कि सिगरेट नहीं पीता है, बहुत अच्छा इसका फेफड़ा दिख रहा है ना, बहुत साफ है। चलिए बहुत बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13, 14 देखिए 14 क्या कह रहा है। कहता है रक्त में हल्के पीले और रक्त में हल्के पीले रंग चिपचिपे द्रव को कहते हैं। सुनिए ध्यान से, सबसे ज्यादा रक्त में जो मात्रा होता है
वो प्लाज्मा का होता है। किसका होता है? 55% प्लाज्मा का। देखिए 55% प्लाज्मा का मात्रा होता है। 1% में WBC क्या क्या होता है? 1% में होता है। 1% में WBC और जो भी होता है प्रोटीन न्यूट्रॉन 1% में होता है। और 45% क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स। बताया था ना अभी, जस्ट थोड़ा सा पहले बताया था, रेड ब्लड सेल्स। अब सबसे ज्यादा मात्रा प्लाज्मा का है, तो ऑप्शन क्या? रक्त में सबसे पीले रंग का। सुनिए ध्यान से, हल्का पीले रंग का प्लाज्मा ही होता है। ये तो रेड होगा और ये तो कोई कलर में होगा नहीं, उजला उजला रहता है। तो हल्के पीले रंग में कौन होता है? प्लाज्मा होता है। और सीरम क्या होता है? देखिए प्लाज्मा हो गया, प्लाज्मा होगा, लेकिन सीरम कह रहा है। सीरम, सीरम जानते हैं? ये ब्लडवा को ले जाइएगा ना, तो ब्लड जब रहता है ना तो बाबू, तो ब्लड जब होता है तो उसको, ब्लड को जब देखे होंगे डॉक्टर उसमें से ब्लड निकालता है नस में से, तो ब्लड को क्या करता है कि लेके जाएगा, और ले जाके क्या करता है ना कि उसको एक मशीन में रखेगा, ऐसे रख दिया मशीन में, और उसको खूब नचाता है। जैसे वॉशिंग मशीन देखे हैं ना, तो वॉशिंग मशीन में कपड़ा कैसे सूखता है? क्या करते हैं कि कपड़ा को निकाल करके एक मशीन में डाल देंगे, उसको खूब घुमाते हैं पूरा स्पीड में, हाई प्रेशर में, हाई स्पीड में। तो जब उसको घुमाते हैं तो क्या करता है? उसका पानी सब बहरी फेंकाने लगता है। तो वैसे ही इसको भी किया जाता है। ले जाएगा एगो शीशा में, क्या करेगा कि मशीन के अंदर बंद कर देगा, उसको टिप देगा बटन, और खूब घूमता है अंदर ब्लडवा। अब ब्लडवा डिब्बा में घूमेगा ना, तो बेचारा ये जो रेड ब्लड सेल्स है, ये सब उजलका था, सब नीचे बेचारा बैठ जाता है, सब नीचे बढ़ जाएगा। देखिए उसी का सैंपल दिखा रहा है, बढ़ जाएगा नीचे। और ऊपर जो ये अलगे हो गया, तो पीला पीला कलर के ऊपर अलगे हो जाएगा। कौन? प्लाज्मा वाला अलगे हो जाएगा। तो जब रेड ब्लड सेल्स ये सब नीचे, जो सेल था वो नीचे बैठ गया, और इसमें का पानी जो भाग था ऊपर आ गया, तो अब इसको कहते हैं सीरम। इसको क्या कहेंगे? सीरम। क्या कहेंगे इसको? सीरम। देखिए ये वाला सीरम जब अलगे कर दिए ना, डॉक्टरी यूज के लिए, अपने यूज के लिए जब अलगे कर देता है ना, तब इसको सीरम कहते हैं। जब एक वो में है तो प्लाज्मा है अभी, ठीक है। तो रक्त में हल्के पीले रंग का चिपचिपे पदार्थ को क्या कहते हैं? द्रव को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहेंगे। इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा होगा। इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। कट कहा जा रहा है जी? हम तो काट नहीं रहे हैं, कट कहा जा रहा है ये। कहाँ गया? सब ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा है। हाँ समझ गए, इसका आंसर क्या होगा? प्लाज्मा। चलिए अगला देखिए। 15 क्वेश्चन का आंसर क्या कर रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 क्वेश्चन कह रहा है फुफ्फुस शिरा। फुफ्फुस शिरा, फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वैस्म में खुलती है, माने किस कंपार्टमेंट में खुलती है? 4 गो कंपार्टमेंट में रहता है हृदय, पढ़ाए हम। देखिए हृदय है, हार्ट है, हार्ट, तो हार्ट का 4 कंपार्टमेंट। इधर कंपार्टमेंट, सबसे पहले इधर और इधर, तो इधर में 2 कंपार्टमेंट बटा हुआ रहता है, ऊपर वाला, ऊपर वाला, ऊपर वाला और नीचे वाला। इधर में भी ऊपर वाला और नीचे वाला। तो सबसे पहले कौची आता है? अ कि न? अ, तो ऊपर वाला के अलिंद और नीचे वाला के नील है। ऊपर वाला के अलिंद, नीचे वाला के नील है। और ये दाया है तो दाया, ये बाया है तो बाया। तो 10 से दाया, तो दाया और पहले अ न, तो अलिंद, दाया अलिंद, दाया नीलय, बाया अलिंद, बाया नीलय। तो कह रहा है कि फुफ्फुस शिराएं हृदय के किस वैस्म में फूलती है? तो सबसे पहले समझिए, फुफ्फुस, फुफ्फुस का मतलब कुछ फेफड़ा से चलेगा। कहाँ से चलेगा? फेफड़ा से। फुफ्फुस का मतलब फेफड़ा से चलेगा। शिराएं, शिराएं का मतलब बॉडी के अन्य पार्ट से हट में आएगा, तब शिरा कहेंगे। ये कहाँ से आ रहा है? शिराएं का मतलब कुछ बॉडी के और पार्ट से नस हृदय में पहुंचेगा। फुफ्फुस, शिरा, इसका मतलब फेफड़ा से, फेफड़ा के अंदर से हार्ट में पहुंच रहा है। शिराएं का मतलब हार्ट में, और धमनी का मतलब हार्ट से बाहर, हार्ट से बाहर की ओर जाएगा। हार्ट के शिरा, धमनी का मतलब होता है उसमें प्रेशर होता है ना, धमनी के अंदर प्रेशर होता है। धमनी के अंदर ब्लड भागता है, दौड़ता है तेज स्पीड से। तो भाई हार्ट के पास से जो निकलेगा नली, तो उसमें प्रेशर ज्यादा ना होगा। हार्ट का मतलब होता है मशीन जो प्रेशराइज करे ब्लड को। तो शिराएं कह रहा है, इसका मतलब इसके अंदर आएगा प्रेशराइज होने के लिए, तो आएगा ना। और फुफ्फुस मतलब कुछ कहां से आ रहा है? कहां से आ रहा है फुफ्फुस का मतलब? फेफड़ा से आ रहा है। तो बताइए
ई तो पूरे शरीर में से आता है, यहाँ पर तो पूरे शरीर में से आता है, फेफड़ा में से तो आता नहीं है। और यहाँ पर से आकर के कंपार्टमेंट खोल करके इसमें चला आता है, ये कंपार्टमेंट खोल करके इसमें आ जाएगा। बताए थे ना कि ऐसे रहता है, इसमें ब्लड भरेगा तो फिर खुल जाएगा और नीचे आ जाएगा। तो इस कंपार्टमेंट में से ब्लड इसमें आ गया और इसमें से क्या किया, हल्का पुश किया, हल्का झटका दिया, तो इस कंपार्टमेंट के द्वारा कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला गया। कहाँ चला गया, फेफड़ा में चला गया। फेफड़ा में ऑक्सीजन लिए थे, सांस लिए थे ऑक्सीजन, वहां से क्या किया, ऑक्सीजन पकड़ा, ऑक्सीजन पकड़ करके फिर से आएगा। कहाँ से आएगा, तो इसमें से आएगा, देखिए इसमें से आएगा और इधर से भी आएगा और आकर के कहाँ गिरेगा, कहाँ गिरेगा, इसमें आएगा, लेफ्ट में आएगा। कहाँ आएगा, लेफ्ट में, लेफ्ट में। और कहाँ आएगा, ऊपर वाला में, लेफ्ट और ऊपर वाला में। तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बाएं और ऊपरी वाला कुछ बाएं अलिंद। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बाएं अलिंद। कौन सा आंसर हो जाएगा, बाएं अलिंद। कौन सा आंसर होगा, बाएं अलिंद। फुफ्फुस शिरा हृदय के किस वेश में खुलती है, तो बाएं अलिंद। फुफ्फुस माने फेफड़ा से, शिरा मतलब हृदय में आ रहा है तब ना शिरा, समझे। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है, ओहो क्या क्या आ जाता है जी। अगला क्वेश्चन कहता है चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है रक्तचाप, ब्लड प्रेशर, रक्तचाप का मतलब ब्लड प्रेशर, रक्तचाप मापने के विशेष उपकरण को क्या कहते हैं। रक्तचाप किससे मापा जाता है, रक्तदाब, बताया था ना, रक्तदाब इससे नापा जाता है। किससे नापा जाता है, इससे। ये रक्तदाब नापने वाला यंत्र है। तो रक्तदाब उपकरण का नाम क्या है, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर। इसको स्फिग्मोमैनोमीटर, लैक्टोमीटर, ये है लैक्टोमीटर, दूध नापता है। क्या नापता है, दूध नापता है। दूध नापता है, कई लीटर है, नहीं 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 नहीं, दूध में कितना पानी डालल है ये नापता है। दूध में कितना पानी डालल है ये नापता है, समझे। देखिए यहाँ तक आया है, यहाँ तक अगर ये डूब गया है यहाँ तक, तो कह रहा है 100% वाटर, 0% मिल्क। अगर यहाँ तक डूब गया है ना, यहाँ तक डूबल है ना, तो समझिए कि 1% दूध है ये नहीं, पानी में, पानी में डालिएगा तो यहाँ तक ही डूब जाएगा। कहाँ तक ही डूब जाएगा, यहाँ तक डूब जाएगा। यहाँ तक अगर डूबल है, यहाँ तक, तो कह रहा है कि 75% वाटर है, 25% मिल्क है। माने कि ज्यादा पानी है तनी सा दूधे है। यहाँ तक है, देखिए यहाँ तक अगर डूबल है तो कहता है कि एकदम शुद्ध है। पिलक्का तक अगर डूबल है तो कहता है एकदम शुद्ध है, केवल दूध है, पानी नहीं है, समझे। इसमें हवा भरा हुआ रहता है जी। जैसे ना होता है ट्यूब में हवा भर देते हैं और पानी में डाल देते हैं तो ट्यूब डूबता है नहीं ना। तो पानी के डेंसिटी के अकॉर्डिंग ना डिपेंड करता है कि डूबेगा कि नहीं डूबेगा, समझे। तो इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि मिल्क का जो डेंसिटी होता है वो कितना में डूबेगा क्या नहीं डूबेगा, इसके अकॉर्डिंग इसको बनाया जाता है। इसमें हवा भरा हुआ रहता है, हवा ऐसी नॉर्मल हवा रहता है, कोई स्पेशल हवा नहीं रहता है, नॉर्मल हवा रहता है। ये बैलून टाइप का रहेगा लेकिन शीशा का रहता है, ठीक है। चलिए स्टेथोस्कोप माने कान में लगा करके सुनते हैं। कम साउंड को तेज सुनाता है स्टेथोस्कोप, डॉक्टर लोग लगाते हैं कान में, और जहाँ एकदम कम साउंड आते रहता है उसको सुनने के लिए, धड़कन हो गया या कुछ और सुनने के लिए इसका यूज करते हैं, ठीक है। जहाँ पे कम साउंड आ रहा है ना, जैसे आप सुने ना लाउड स्पीकर, धीरे धीरे बोलिए, कस के बोलेगा, वहाँ होता है ना, तो वैसे ये भी होता है। आपके शरीर के धड़कन, कुछ अंदर का पार्ट ऐसा है जो कम हल्का हल्का फील कर रहा है, हल्का हल्का कुछ कर रहा है, तो उसको लगा करके ध्यान से सुना जाता है। क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, थोड़ा सा साउंड बढ़ा देता है और आपके कानों तक साउंड को थोड़ा ज्यादा देगा, ठीक है। एमीटर, एमीटर का मतलब क्या होता है, एमीटर का मतलब होता है करंट को नापने वाला, ठीक है। तो देखिए एमीटर ये है,
चलिए 16 के बाद 17 क्वेश्चन। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? भाई यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है? हमको लगता है कि यूरिया रक्त में इसी से प्रवेश करता है, लीवर से। सही बात है, लीवर से प्रवेश करता है। क्यों? क्योंकि हम अभी बताए थे कि यूरिया बनाता कौन है? यूरिया बनाता है लीवर। क्यों बनाता है? क्योंकि अमोनिया बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, तो अमोनिया से कम यूरिया बना दो ताकि नुकसान नहीं करेगा शरीर को। अब अमोनिया बनेगा ही बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि आपको प्रोटीन की जरूरत है, आप प्रोटीन खा रहे हैं, मसल्स बनेगा, आपके बहुत सारे शरीर में हार्मोन बनता है, बहुत सारे पाचक एंजाइम बनता है जिससे आपका भोजन पचता है। उस सब बिना एमिनो एसिड के बनेगा नहीं, और एमिनो एसिड से जब प्रोडक्ट बनने लगता है कुछ और, तब उस टाइम पे अमोनिया बनेगा ही बनेगा। समझे? इसलिए क्या से हो जाएगा? यकृत से हो जाएगा। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यकृत से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वृक्क किस ज्या प्रक्रम का हिस्सा है? वृक्क 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 का मतलब किडनी, या ये देखिए दिख रहा है किडनी, ये है वृक्क। सीम के बिच्चा, क्या है? सीम के बिच्चा। कहा जाता है कि राजमा को खाइएगा तो राजमा लगता है किडनी है जैसा, तो आपका किडनी सही रहेगा। और इस किडनी में से छन करके, इस यहाँ से ब्लड आया, इसमें गया, इसमें गया, ठीक है, इसमें से छन करके बढ़िया बढ़िया ब्लड फिर वापस चला जाएगा। पीछे से रेड दिख रहा है ना, इसमें चला जाएगा, छन करके यहाँ से गया, छन करके ऊपर चला जाएगा, ऊपर चल जाएगा। और जो इसमें से बेकार पदार्थ मिला, वो बेकार पदार्थ यहाँ से ऐसे होते हुए पानी के माध्यम से, यानी यूरिया, इसमें आकर के जमा हो जाएगा। और ये जब टंकी फुल हो जाएगा तो पेशाब लगेगा, कि पेशाब करने का अनुभूति महसूस होगा कि हाँ भाई टॉयलेट करना है, तो आप कहाँ जाइएगा? बाथरूम की ओर दौड़िएगा कि चलते हैं अब टॉयलेट लगा हुआ है। चलिए आगे देखिएगा क्या होगा। वृक्क किस ज्या प्रक्रम का हिस्सा? उत्सर्जन का ना। हाँ, चलिए आगे देखिए 19, पौधे के उत्सर्जी अंग, पौधे के उत्सर्जी पदार्थ हैं गोंद, टैनिन, रेजिन, इनमें सभी। हाँ, इनमें से सभी होगा। ठीक है, इनमें से सभी होगा, इनमें से सभी है ना, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन, मनुष्य में रक्त क्षमता है। हाँ, मनुष्य में रक्त क्षमता है। हाँ, मनुष्य में रक्त कहाँ क्षमता है? किडनी में। किडनी में कहाँ? किडनी में यहाँ देखिए, ये किडनी का ही पार्ट है। क्या है? ये किडनी का ही पार्ट है, अंदर में, एकदम अंदर, नेफ्रॉन। किडनी में क्या पाया जाता है? नेफ्रॉन। यही नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है, नेफ्रॉन ये है। ठीक है, नेफ्रॉन का ही क्या है? नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, देख रहे हैं ना, नेफ्रॉन स्ट्रक्चर, नेफ्रॉन का ही मतलब ये नेफ्रॉन का है पार्ट। और नेफ्रॉन में भी इसमें क्षमता है, इसमें क्षमता है। पानी कहाँ क्षमता है? इसमें नेफ्रॉन में भी इसमें। इसको बोलते हैं ओमैन कैप्सूल या ओमैन संपुट, ओमैन संपुट कैप्सूल, ओमैन संपुट या कैप्सूल इसमें। ठीक है, एक नस के द्वारा इसमें पानी जाएगा और एक नस के द्वारा ब्लड, एक नस के द्वारा ब्लड जाएगा और एक नस के द्वारा पानी उनी निकल करके दूसरे नस के द्वारा ब्लड निकल जाएगा। समझे? इसी में छानता है। देखिए इसमें छान करके फिर सीधा, बहुत सारा होता है, एगो नहीं होता, बहुत सारा, 10 लाख, इसकी संख्या लगभग 10 लाख होता है एक किडनी में। एक किडनी में 10 लाख, और दोनों किडनी में मिला के 20 लाख। समझ रहे हैं कितना है? एक किडनी में 10 लाख और दोनों किडनी में मिला के 20 लाख के लगभग होता है। माने उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, लेकिन एवरेज यही मान के चला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। यही तो किडनी था। 21, प्रत्येक गुर्दे में कितने नेफ्रॉन होता है? नेफ्रॉन का मतलब वही अभी तो बताएं, यही है, यही वाला जो देखिए ना, जी वाला, अभी इसी का ना फिगर दिखाए थे, नहीं दिख रहा है? छोटे छोटे है ये, इसी में ना पनिया छन रहा है, ब्लडवा छन रहा है। इस एक पार्ट को क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन। इस एक पार्ट को क्या बोलते हैं? इस एक पार्ट को नेफ्रॉन बोलते हैं। तो ऐसा एक किडनी में, ई वाला किडनिया में ऐसा कै गो? तो 10 लाख, कै गो? 10 लाख, लगभग 10 लाख, लगभग 10 लाख। ये किडनी है, देखो इसमें किडनी है ना, तो किडनी के अंदर ये सब जो दिख रहा है ना, ये सब दिख रहा है ना, यही है। ये सब ऐसे ऐसे बड़ी अंदर एकदम घिचर घिचर रहता है, नहीं लुकेगा। समझे? बहुत छोटा छोटा होता है। चलिए आगे बढ़िएगा।
क्या कहता है, श्वसन का वह चरण जिससे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। आंशिक विखंडन, आंशिक विखंडन मतलब, आंशिक विखंडन का मतलब होता है थोड़ा सा कम विखंडन। कम मतलब, आंशिक मतलब थोड़ा सा। तो श्वसन का वह पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय और ऑक्सीजन की उपस्थिति में वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन होगा कि अवायवीय? तो वायवीय तो होगा नहीं, अवायवीय होगा। श्वसन का वह चल ऑक्सीजन की अनुपस्थिति माने ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा, तो क्या होगा, अवायवीय। चलिए आगे बढ़िए। 23, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? संयोजन प्रक्रिया, संयोजन तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण, हाँ प्रकाश संश्लेषण की वजह से। और प्रकाश संश्लेषण में दिखाए थे, प्रकाश संश्लेषण में देखिए, प्रकाश संश्लेषण में 6O2 निकलता है एक्स्ट्रा। तो ये क्या करता है, ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखता है वायुमंडल में, ठीक है। क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण। चलिए आगे पढ़ते हैं। 24 नंबर, पौधे में वाष्पोत्सर्जन किस भाग से होता है? ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, देखिएगा थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन कंफ्यूज करता है, हमेशा याद रखिए। एक क्वेश्चन पूछेगा इसमें, पौधों में वाष्पीकरण किस भाग द्वारा होता है? एक जगह दे देगा वाष्पीकरण, एक जगह दे दिया है वाष्पोत्सर्जन। समझिएगा बाबू, वाष्पोत्सर्जन, एक जगह दे देगा वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण का मतलब होता है बॉडी के किसी पार्ट में होगा वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मतलब बस उसमें से पानी को अवशोषित किया जा रहा है, पानी उड़ जा रहा है। तो पानी आपके बॉडी से कहीं से भी उड़ता है, कहीं से भी निकलेगा वाष्पीकरण के रूप में। तो पौधे में जब वाष्पीकरण होता है तो जड़ में तो नहीं होगा, लेकिन तना, पत्ता, फूल सब से होता है। लेकिन बोल रहा है कि वाष्पोत्सर्जन माने वाष्प के रूप में जानबूझ करके पानी को निकालना। तो वाष्प के रूप में पानी को जब बाहर निकाला जाता है जानबूझ करके, तो वो काम करता है बाबू पत्ता। कौन काम करता है? पत्ता। जैसे समझिएगा ध्यान से, बहुत टेक्नोलॉजी लगा करके माने संसार का संरचना किया गया है जी। जैसे सोचिए, आपको जब गर्मी लगता है तो आप क्या करते हैं? छाता ले लेते हैं, कपड़ा पहन लेते हैं, फुल बाही पहन लेते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पेड़ पौधा के पास तो ऐसा कोई टेक्नोलॉजी है नहीं कि छाता लगा ले या कुछ कर ले। पता है वो क्या करता है? जब उसको अधिक से अधिक धूप लगने लगता है ना, तो ज्यादा से ज्यादा पानी को नीचे से सोखता है, पानी को खींचता है और खींच करके अपने पत्ती के पास, उसके पास पत्ती होता है ना, पत्ती ही धूप के डायरेक्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होता है ना, तो अपने पत्तियों में से पानी को वाष्पीकरण मतलब वाष्प में बदल करके माने बाहर छोड़ता है, ताकि इससे हमारा जब वाष्पीकरण हो तो हमारा ये जो सतह है थोड़ा ठंडा रहे। जैसे किसी भी सतह से जब वाष्पीकरण होता है तो उसमें से उष्मा खींच लेता है, तो ये ठंडा होता है। तो अपने बॉडी को ठंडा करने के लिए वाष्पीकरण करता है। समझिएगा बात को, बहुत बड़ा बात बता रहे हैं। पत्ता जो होता है अपने सतह को ठंडा करने के लिए वाष्पीकरण करता है गर्मी के दिन में, समझे? तो ये वही बोल रहा है वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन किससे होगा? तो पत्तों के द्वारा होता है, ठीक है। और वाष्पीकरण किससे होता है? तो सभी अंग से होता है उसका। मानव हृदय का औसतन प्रकुंचन दाब है, कितना है? 120/180 होता है। 120/180 होता है, 120/80। जब हार्ट कस के प्रेशर लगा रहा है तो धमनी में कितना प्रेशर है? 120। और जब प्रेशर नहीं डाल रहा है तब धमनी में कितना प्रेशर है? तो 80, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। और कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, खत्म हो गया। चलिए द एंड हो गया। अगला सेशन तुरंत आएगा, मतलब कल आपको, कल नहीं परसों अपलोड कर दिया जाएगा, कल या परसों अपलोड कर दिया जाएगा। और 2-3 दिन में, मतलब 4 दिन में खत्म हो जाएगा बायोलॉजी का सारा ऑब्जेक्टिव। इससे ज्यादा नहीं पूछेगा बायोलॉजी। 25-25 करके मतलब 100 को हम ऑब्जेक्टिव देंगे, 100 को या 150 ऐसी कुछ देंगे। तो जितना भी ऑब्जेक्टिव मेरे द्वारा दिया जाएगा बायोलॉजी का, उससे ज्यादा नहीं पूछेगा आपका मैट्रिक 10th बोर्ड में, ठीक है। इसी तरह से फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव दे देंगे और केमिस्ट्री का भी ऑब्जेक्टिव दे देंगे, और सब धीरे धीरे सबका जितना बनेगा हमसे उतना का ऑब्जेक्टिव हम दे देंगे, ठीक है।
तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। देखते रहिए चैनल को, और चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम है। ठीक है, चलिए।